CH-187 समायरा की सगाई सूर्यांश के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद डिमन एलिमेंट की जानकारी को पब्लिक में जारी नहीं किया गया। वो उस हादसे को सिर्फ एक शैतानी एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आरव भी एक शैतान में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जो लोग इस बारे में जानते थे वो थे सूर्यांश, डीन सूर्यकांत, डीन मुकुंद, प्रोफेसर दिवाकर और आरव के वो 4 दोस्त जिन्हें उसने बचाया था। शिखा और उसके सैनिक जो सब कुछ जानते थे, उन्हें मौत की सजा दे दी गई थी। और शिखा में इतनी इंसानियत तो बाकी थी कि कोर्ट में उसने आरव की ट्रांसफॉर्म होने की बात नहीं कही। उसने ये कहा था कि आरव एक हीरो था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर अपने दोस्तों की जान बचाई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारों तरफ चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सबसे पहले खिड़की पर एक पौधा दिखाई दिया जिसके फूल रात भर उसे खुशबू देते थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी रूममेट्स ने उसकी गैर मौजूदगी में इस पौधे का पूरा ध्यान रखा था। उसे कमरे से वही पुरानी खुशबू आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा वो उसे छोड़कर गई थी। होश आ गया। समायरा को होश आ गया। जैसे ही समायरा को होश आया, उसे एक रूममेट की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज सुनाई दी और बहुत ही एक्साइटेड राजा वीर सिंह कमरे के अंदर आए। आखिर मेरी बेटी को होश आ ही गया, मेरी समायरा को होश आ गया, राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। पापा, राजा वीर सिंह को देखकर समायरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब मैं तुम्हें कभी भी किसी ट्रेनिंग मिशन पर नहीं जाने दूंगा, राजा वीर सिंह ने गुस्से में कहा। समायरा को धीरे धीरे सब कुछ याद आया। उसे उन बुरे बैटल मैजिशियन के चेहरे याद थे और कैसे उसने उन्हें जमा दिया था और फिर बेहोश हो गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो वहां से जिंदा बचकर आ गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके आसपास कुछ लोग रो रहे थे और आरव के बारे में उसे कुछ बता रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी कोई सपना देख रही थी। राजा वीर सिंह जानते थे कि बेहोश होने के बाद की कहानी समायरा को नहीं पता थी, इसलिए वो जो भी जानते थे उसे बताने लगे। किसने सोचा था कि वो लड़का खुद को शिकार बनाकर उस आसमानी छिपकली को तुम सबसे दूर ले जाएगा। आखिर में बख्तावर और आसमानी छिपकली ने एक दूसरे को मार दिया और तुम लोगों की जान बच गई। आयशा कुछ दिन पहले तुमसे मिलने आई थी। मैंने उसे दिलासा दिया और एक नौकरी भी ऑफर की, लेकिन उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, राजा वीर सिंह ने दुखी होकर कहा। राजा वीर सिंह को अभी भी आरव अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किसे पता था कि समायरा की जान बचाने के लिए वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करेगा। आरव के लिए उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों से आरव की फैमिली का खास ध्यान रखने को कहा था। क्या आरव सच में अब नहीं रहा? समायरा ने पूछा। हाँ, सूर्यांश ने खुद मुझे बताया था। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोलेंगे। तुम उसे लेकर ज्यादा परेशान मत हो। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तुम्हें इतना पसंद करता था कि उसने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं करता, राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस लेकर कहा। समायरा अपने घुटनों पर अपना सिर रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे वो सब याद आ रहा था जो आरव ने उससे उस रात मंदिर में कहा था। वो जानना चाहती थी कि क्या वो सब सच था। क्या आरव कभी उसे भुला नहीं पाया था? लेकिन अब वो कभी नहीं जान सकती थी। वो उसके लिए आरव के आखिरी लफ्ज बन गए थे और वही उसके लिए आरव की आखिरी याद थी। समायरा, तुम्हें अब अगले साल तक अपने आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया भर में हमारे राजघराने का नाम रोशन करो, लेकिन उससे ज्यादा मैं तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। हमारी कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ सबके साथ रहना पड़ रहा है और ऐसे में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे राजघराने का अंत हो जाएगा, राजा वीर सिंह ने सख्ती से कहा। जी पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, समायरा ने सिर हिलाकर कहा। वो अब भी अपनी और आरव की पुरानी यादों में खोई हुई थी। इसके बाद राजा वीर सिंह ने उससे कुछ भी नहीं कहा और वहां से चुपचाप चले गए। वो समझ गए थे कि उनकी बेटी अब भी उस लड़के के बारे में ही सोच रही थी, जिसने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई थी। समायरा के रूम के बाहर आकर राजा वीर सिंह ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गए। वो ये सोच ही रहे थे कि आगे क्या करेंगे। तभी बटलर के साथ एक सोने की चैन पहने इंसान और एक लड़का वहां आया। दोनों ही अच्छे घर के लग रहे थे। उन दोनों के हाथों में कई सारी अंगूठियां थी और गले में सोने की चेन। ये बताना मुश्किल था कि वो सब कीमती मैजिकल इक्विपमेंट थे या सिर्फ आम ज्वेलरी। अरे आइए आइए शिव प्रताप जी, आइए आइए। अरे बेटा उदय, आओ आओ। रामू, खड़े क्या हो? जाकर चाय नाश्ता रखवाओ। राजा वीर सिंह खड़े हुए और उनका स्वागत करने लगे। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता रहने दीजिए। हम यहाँ सिर्फ समायरा बिटिया की तबीयत पूछने आए हैं, उस शिव प्रताप नाम के आदमी ने पूछा। जी,
वो अभी आराम कर रही है। आप लोग बैठिए ना। शिव प्रताप जी, मैं कई दिनों से आपसे हमारे नए बिजनेस के बारे में बात करना चाह रहा था। इसमें हम मार्केट में बेशकीमती मैजिक इक्विपमेंट और उन्हें बनाने वाली हड्डियां प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मैंने पूरा प्रपोजल तैयार कर लिया है। क्या हमें अलग अलग नीलामी वाली एजेंसी से मीटिंग के लिए लोगों को बुलाना चाहिए? राजा वीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। ये बात तो आप अपने घराने के लोगों से पूछिए। ज्यादातर नीलामी करने वाली एजेंसीज और पूरे मार्केट में आपके घराने के नाम से ही ये काम चल रहा है, तो फिर आप मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शिव प्रताप नाम के आदमी ने ऐसे कहा जैसे वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। पापा, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप तो जानते हैं कि समायरा के पापा इस वक्त कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हमें इनकी जितनी मदद कर सकते हैं करनी चाहिए, उदय ने कहा। मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें ऐसा कुछ भी करना चाहिए। पहली बात तो अभी हम रिश्तेदार नहीं बने हैं, और दूसरी बात, भले ही हमारा खानदान शहर में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम समाज के नियम कानून ही भूल जाएं, शिव प्रताप ने कहा। राजा वीर सिंह को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उन्होंने आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। उन्हें लोगों से मदद मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा था। उन्हें एक बहुत बड़े राजघराने को संभालना था। राजघराने के ज्यादातर लोग कोई खास काम नहीं करते थे और उन्हें बहुत ठाट बाट से रहना पसंद था। कई बार राजा वीर सिंह उन्हें समझा चुके थे कि अब वो लोग पहले जितने अमीर नहीं रहे, लेकिन वो लोग उनकी बात सुनते ही नहीं थे। उदय ने जब राजा वीर सिंह को हिचकिचाते हुए देखा तो बोला, अंकल, आप तो जानते ही हैं कि समायरा मेरे लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द ये शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद हम आपकी मदद भी कर पाएंगे। हम जानते हैं कि संजीवनी भूमि में जो हुआ उससे आपको बहुत नुकसान हुआ है और आपको यहाँ सबके साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन एक बार समायरा और मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपका नाम हमारी फैमिली से जुड़ जाएगा और यहाँ के लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। मैं समायरा के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां देने वाला था ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन हमारे मुखिया ने साफ मना कर दिया क्योंकि समायरा अभी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी फैमिली के सपोर्ट के बिना सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में समायरा एक आम स्टूडेंट बनकर ही रह जाएगी। उदय अब चीजों को लंबा नहीं खींचना चाहता था क्योंकि समायरा से उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी। वो अब उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। न जाने वो समायरा को कब से पाना चाहता था और अब उसके पास ये मौका था, इसलिए वो राजा वीर सिंह पर दबाव डाल रहा था। राजा वीर सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो जानते थे कि इस शादी के बाद उनके राजघराने की स्थिति काफी सुधर जाएगी, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले ही आरव ने समायरा की जान बचाई थी और उसकी 13वीं भी नहीं हुई थी। अगर वो इतने जल्दी शादी के लिए मान जाते तो ये आरव का अपमान होता। हम कुछ दिनों बाद इस बारे में बात क्यों नहीं करते? समायरा अब भी बहुत कमजोर है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी चीज से परेशान हो, राजा वीर सिंह ने कहा। इसलिए तो हमें ये शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में ऐसे अपशकुन ना हो, शिव प्रताप ने कहा। कोई बात नहीं पापा, अंकल ठीक कह रहे हैं। समायरा की सलामती ज्यादा जरूरी है। वो अभी कमजोर है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। हम उससे फिर कभी मिलने आएंगे। उदय जानता था कि अब राजा वीर सिंह पर और दबाव डालने की जरूरत नहीं है, और अगर वो समायरा को ऐसी स्थिति में शादी के लिए मजबूर करता तो उसकी इमेज भी खराब हो जाती। उसे बस कुछ वक्त और रुकना था और फिर समायरा उसकी हो जाती। हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। और हाँ, जहाँ तक रही उस नीलामी की बात, तो आपको खुद ही कुछ करना होगा, शिव प्रताप ने नीचा दिखाने वाली टोन में कहा और वहां से चले गए। राजा वीर सिंह ने उन दोनों को जाते हुए देखकर एक गहरी सांस ली। राजा वीर सिंह अपने राजघराने में सिर्फ एक सियासत के छोटे से राजा थे। बाकी के राजघराने में उनकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि अब संजीवनी भूमि तबाह हो गई थी, तो उन्हें यहाँ आना पड़ा था। समायरा, जो कि अपने आइस एलिमेंट से राजघराने का नाम रोशन कर सकती थी, उसके अलावा राजा वीर सिंह और उनके राजघराने के लोग दूसरे देश के बाकी के फैमिली मेंबर्स के नौकर बनकर ही रह गए थे। उनकी उम्र हो गई थी और उनका कल्टीवेशन अब और नहीं बढ़ सकता था, इसलिए ना तो वो अब अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे और ना ही रुतबा। अब वो सिर्फ अपने बच्चों पर निर्भर हो सकते थे कि वो अपने टैलेंट से उनका नाम रोशन करें ताकि वो भी बाकी दूसरे देशों के राजघराने में अपना सिर उठाकर जी सकें। किशनपुर शहर बंजारा झील के दक्षिण पूर्वी इलाके में स्थित था और यहाँ मिलिट्री का राज चलता था। यहाँ के लोग ज्यादातर ऐसे काम करते थे जिनसे मिलिट्री की जरूरतें पूरी होती थी। किशनपुर शहर के हेडक्वार्टर्स में कई सारे बैटल मैजिशियंस को तैनात किया गया था। वो यहाँ एक डिफेंस बैरियर बनाने आए थे ताकि बंजारा झील की विशाल छिपकलियां दूसरे शहरों तक ना पहुंच सके। ये शहर बंजारा झील और बाकी शहरों के बीच एक बैरियर जैसा था।
आसमान में एक साथ ढेर सारे गरुड़ पक्षी सेफ जोन के बाहर से किशनपुर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इनके ऊपर बैटल मैजिशियन बैठे हुए थे जो इन्हें कंट्रोल कर रहे थे। ये मैजिशियन सीधा सीमा पर मिलिट्री के बनाए किले पर लैंड हुए। इनमें कुल मिलाकर 20 मैजिशियंस थे। उन्होंने अपने अपने गरुड़ पक्षी बीस्ट मास्टर को दे दिए और मेन मीटिंग हॉल की तरफ चले गए। 9 कमांडर्स पहले से ही इस हॉल के अंदर बैठे हुए थे। उन सबकी नजरें बंजारा झील के नक्शे पर टिकी हुई थी जो सामने लगे प्रोजेक्टर बोर्ड पर दिख रहा था। कमांडर, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? नक्शे के सामने खड़े कमांडर ने उस बैटल मैजिशियन की टीम के कैप्टन से कहा जो अभी बाहर से वापस लौटी थी। हम बंजारा झील के पास उस साइट पर गए थे और हमें वहां कई सारी विशाल छिपकलियों की लाशें मिली। हम कुछ सैंपल्स भी वापस लाए हैं। उनके रिजल्ट्स भी जल्दी ही आ जाने चाहिए। टीम के कैप्टन ने कमांडर को सैल्यूट करने के बाद कहा, देखिए, मैं क्या कहता हूँ, उन विशाल छिपकलियों के मरने से हमें क्या फर्क पड़ता है और हम उन पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हो सकता है कहीं से नई छिपकली आ गई हो और वो सब आपस में अपने अपने इलाकों के लिए लड़ रही हो। पहले भी तो ऐसा हुआ है ना? तो फिर अब हम उन पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक आलसी से दिखने वाले कमांडर ने पूछा। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। कमांडर शौर्य को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो अपना हर कदम बहुत सोच समझ कर रखते थे। जितनी बार भी उनके सैनिकों को कोई गड़बड़ लगती थी, वो उतनी बार और बड़ा इन्वेस्टिगेशन करवाते थे। वो जानते थे कि किशनपुर शहर में लाखों लोग रहते थे और अगर बंजारा झील की छिपकलियों का झुंड शहर पर हमला कर देता और वो लोग इसके लिए पहले से तैयार नहीं होते तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। सारे कमांडर्स मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मिलिट्री फॉरेंसिक डॉक्टर बंजारा झील से लाए गए सैंपल्स के नतीजे लेकर वहां आया। बंजारा झील से लाए सैंपल्स में हमें जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से ज्यादातर विशाल छिपकलियां 3 तरीकों से मारी गई हैं। पहला तरीका जलाकर, ज्यादातर छिपकलियों को इतनी बुरी तरह से जलाया गया है कि सिर्फ उनकी राख बची है। दूसरा तरीका है लाइटनिंग शॉक्स देकर, जिसकी वजह से कई छिपकलियों की एक झटके में ही मौत हो गई। और तीसरा तरीका है उन्हें बीच से चीर कर मारना। देखने से ऐसा लगता है कि उन्हें मारने वाले मैजिशियंस या बीस्ट बहुत शक्तिशाली है और उनमें से किसी के पंजे बेहद नुकीले भी हैं। उस बूढ़े मिलिट्री डॉक्टर ने खांसते हुए कहा। फायर, लाइटनिंग और ताकत। कमांडर शौर्य गहरी सोच में पड़ गए। वो इन 3 चीजों से उन छिपकलियों को मारने वाले डीमन बीस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जानकारी के हिसाब से बंजारा झील के पास ऐसा कोई नहीं था जिसके पास दोनों फायर और लाइटनिंग एलिमेंट्स हो। क्या सैंपल से कुछ और पता चला? कमांडर शौर्य ने पूछा। हाँ, हमारी टीम को ये जरूर पता चला है कि वो इलाका पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ हो गया है मतलब वहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं थे। आमतौर पर अगर किसी इलाके में बहुत मौतें होती हैं और लाशें पड़ी रहती हैं, तो वहाँ भूत प्रेत और आत्माएं वास करने लगती हैं, लेकिन वहाँ एक भी भूत प्रेत या आत्मा नहीं थे। इसका मतलब जब डीमन बीस्ट को वहाँ मारा गया, तो या तो उनकी आत्माओं को चूर चूर कर दिया गया या फिर तुरंत उनके सोल रेमनेंट्स को इकट्ठा कर लिया गया, उस बूढ़े मिलिट्री डॉक्टर ने समझाया। ये थोड़ा अजीब नहीं है? विशाल छिपकलियों की बेवजह मौत होना और उनके सोल रेमनेंट्स का भी गायब हो जाना, एक लेडी कमांडर मेघना ने कहा। अब इस सबसे हमें क्या फर्क पड़ता है? उल्टा तो हमें खुश होना चाहिए कि कोई डीमन बीस्ट विशाल छिपकलियों का सफाया कर रहा है। कुछ सालों तक तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसी आलसी कमांडर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमें फिर भी उस इलाके पर नजर रखनी होगी। मैं कुछ खास लोगों से बात करता हूं और पूछता हूं कि उन्हें कुछ पता है या नहीं, कमांडर शौर्य ने कहा। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई।